नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम विहार में। दोस्तों, हम लोग 1000 प्रश्नों का जो सीरीज है बिहार स्पेशल जीके का, उसका सेट नंबर 7 को आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और ये आपके बीपीएससी, पीटी और बिहार एसएससी एवं बिहार दरोगा जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं ये सभी। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि पिछले वीडियो यानी कि सेट नंबर 6 में आपसे जो अभ्यास प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब क्या है। तो दोस्तों, आपसे पूछा गया था बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना था। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH57। और इसकी बिहार में जो कुल लंबाई है वह है 310 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, किसी किसी बुक में या किसी किसी बुक के हिसाब से यहाँ पे NH31 को भी बिहार का सबसे लंबा NH बताया गया है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं जिस बुक का सोर्स लेके आपको बता रहा हूँ या जिसको मैं ऑथेंटिक मानता हूँ उसके हिसाब से यहाँ पे NH57 ही बिहार का सबसे लंबा NH है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। और इसकी लंबाई है बिहार में 310 किलोमीटर है। और दोस्तों, यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन बिहार कितना है, यानी कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। तो वह है यहाँ पे 4917 किलोमीटर है, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो इसे आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है 4917 किलोमीटर। और यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि बिहार से और कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। तो NH क्रॉसिंग थ्रू बिहार में देखिए हम NH2 है, NH21 है, NH30 है और NH31 भी ये प्रमुख नेशनल हाईवे हैं जो कि बिहार से गुजरते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं अब आज के सेट नंबर 7 के पहले प्रश्न को। तो आज का पहला प्रश्न है इस सेट का, बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित थी। तो दोस्तों, बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए जो न्यूनतम उम्र थी वह 15 वर्ष निर्धारित की गई थी। 15 वर्ष से कम उम्र के कोई भी व्यक्ति बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो इसका जवाब होगा 15 वर्ष। इसके बाद दोस्तों, अगला जो प्रश्न है ये आपसे पूछा गया है कि बिंबा, गोपा, भद्र कच्छना आदि किसके अन्य नाम हैं। तो ये आपके महात्मा बुद्ध की जो पत्नी थी यशोधरा, तो उनका ये नाम है, सभी यशोधरा के ही नाम है, बिंबा, गोपा, भद्र कच्छना। तो दोस्तों, अब देखते हैं आप आज का तीसरा प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, बिहार के किस नेता की अध्यक्षता में बिहार कांग्रेस कमेटी ने 9 मई 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था। तो दोस्तों, अनुग्रह नारायण सिंह थे। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की अध्यक्षता में ही बिहार कांग्रेस कमेटी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था। और इनके नाम पे पटना में AN कॉलेज भी है। तो दोस्तों, देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। किस कानून के तहत 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था। तो दोस्तों, अगस्त क्रांति यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो कि शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 से, और अगले ही दिन कई सारे महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी गिरफ्तार किया गया था। तो यह यहाँ पूछा गया है किस कानून के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो भारत रक्षा अधिनियम के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। और दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की अभी वर्षगांठ भी इसी महीने 9 अगस्त को मनाई गई, 8 अगस्त 9 अगस्त को। और इस अवसर पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत भी की है। तो दोस्तों, अब चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी जुब्बा सहनी कहाँ के निवासी थे। तो जुब्बा सहनी स्वतंत्रता सेनानी थे और ये चैनपुर यानी सीतामढ़ी में स्थित है, वहाँ के निवासी थे। इसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, केशव प्रसाद सिन्हा का संबंध किस क्रांतिकारी षड्यंत्र से था। तो दोस्तों, केशव प्रसाद सिन्हा का जो संबंध है वह गया षड्यंत्र से था। गया षड्यंत्र 1933 में हुआ था। तो इससे संबंधित थे केशव प्रसाद सिन्हा। इसके अलावा और भी कुछ क्रांतिकारी संबंधित थे। इसके बाद दोस्तों, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, प्रथम मुस्लिम शासक जिसने बिहार को जीता था। तो वह था बख्तियार खिलजी, जिसने बिहार को जीता था। इसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, शिशुनाग के मृत्यु के बाद मगध का शासक कौन बना था। तो शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था कालाशोक, वह शासक बना था। और इसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया गया था वैशाली में। तो दोस्तों, कालाशोक था शिशुनाग की मृत्यु के बाद मगध का शासक बना था।
इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, अशोक का कौशाम्बी अभिलेख किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कौशाम्बी जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और कौशाम्बी लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो अशोक का जो कौशाम्बी अभिलेख है उसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, 185 ईस्वी में पाटलिपुत्र पर किस इंडो बैक्टीरियन शासक ने आक्रमण किया था? तो दोस्तों वह डिमेट्रियस था। डिमेट्रियस एक इंडो बैक्टीरियन शासक था जिसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था 185 ईस्वी में, और ये समय था पुष्यमित्र शुंग के समय में, यानी शुंग वंश के शासनकाल में यह आक्रमण हुआ था। और मौर्य वंश के पतन के बाद शुंग वंश का जो शासन चल रहा था उस समय डिमेट्रियस ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पे, बोध गया में स्थित बोधि मंदिर एवं ग्रेनाइट निर्मित रेलिंग के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले कौन थे? तो दोस्तों बोध गया में जो स्थित बोधि मंदिर है उसके बारे में जानकारी सबसे पहले कनिंघम साहब ने दिया था। अलेक्जेंडर कनिंघम इनका पूरा नाम है और कनिंघम को भारतीय पुरातत्व संरक्षण के पिता के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तक खुलासत उत तवारीख किसकी रचना है? तो दोस्तों यह जो पुस्तक है यह महाराजा कल्याण सिंह की रचना है। पुस्तक का नाम है खुलासत उत तवारीख और इसकी जो रचनाकार हैं महाराजा कल्याण सिंह। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट किस तिथि को पटना आई थी? तो दोस्तों होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था और इस सिलसिले में एनी बेसेंट पटना में 2 बार आई थी। यहाँ पे दोनों तिथि दिया गया है आपको। पहली बार वह 18 अप्रैल 1918 को आई थी और फिर दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को वह पटना आई थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, एनी बेसेंट पटना किस तिथि को आई थी। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, चंपारण क्षेत्र में नहर सिंचाई के बदले किसानों से लिया जाने वाला कर का नाम क्या था? तो किसानों से जो कर लिया जाता था सिंचाई के बदले उसका नाम था पैन खर्च। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के समय में बिहार में किस तिथि को हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन के समय में बिहार में 19 मार्च 1920 को हड़ताल किया गया था, खासकर मुस्लिम वर्ग के द्वारा। तो ये तिथि काफ़ी महत्वपूर्ण है, 19 मार्च 1920 को बिहार में खिलाफत आंदोलन के समय हड़ताल किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, अप्रैल 1930 में नमक आंदोलन में बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ भाग लिया था? तो दोस्तों जो दांडी यात्रा शुरू की गई थी गांधी जी के द्वारा उसमें गिरिवर चौधरी, जिन्हें कारू बाबू भी कहते हैं, तो वे भी उसमें शामिल थे। यही आपसे पूछा गया है, उन्होंने गांधी जी के साथ भाग लिया था दांडी यात्रा में और नमक आंदोलन में। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, बिहार के क्रांतिकारी नेता बैकुंठ शुक्ला कहाँ के रहने वाले थे? तो दोस्तों बिहार के क्रांतिकारी नेता बैकुंठ शुक्ला ये वैशाली जिला के जलालपुर क्षेत्र के रहने वाले थे। और दोस्तों अगला प्रश्न है, अगस्त क्रांति के दौरान 9 अगस्त 1942 को पटना में महिला जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों 9 अगस्त 1942 को पटना में महिलाओं का जुलूस निकाला गया था, उसमें उस जुलूस का नेतृत्व भगवती देवी नामक एक महिला ने किया था और ये भगवती देवी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन है। तो बिहार में महिलाओं में अगर भगवती देवी जो कि राजेंद्र प्रसाद की बहन थी, इसके अलावा प्रभावती देवी का भी नाम आता है जो कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। तो बिहार में महिलाओं का योगदान में ये दोनों महिलाओं का नाम काफ़ी सबसे पहले आता है, भगवती देवी और प्रभावती देवी का। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सैयद इमदाद अली के द्वारा की गई थी। यहाँ पे इनका पूरा नाम इमदाद है, सैयद इमदाद अली के द्वारा यह स्थापना की गई थी और यह स्थापना जो की गई थी यह 24 मई 1868 को की गई थी। तो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सैयद इमदाद अली के द्वारा 24 मई 1868 ईस्वी में की गई थी। अब दोस्तों देखते हैं आज के अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध जो रचना है चंदायन के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों चंदायन के रचनाकार है मुल्ला दाऊद, और ये चंदायन है यह एक प्रकार का सूफी प्रेम काव्य है
और मुल्ला दाऊद ये 14वीं शताब्दी के अंत में एक काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाकार थे और ये इनको सूफी प्रेम काव्य या सूफी प्रेम कहानियों की परंपरा शुरू करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो मुल्ला दाऊद चंदायन के रचनाकार हैं और चंदायन जो पुस्तक है एक सूफी प्रेम काव्य पर आधारित है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न को। आज का अभ्यास प्रश्न पूछा गया है आपसे कि गया षड्यंत्र केस जो कि 1933 में हुआ था, इससे संबंधित कौन कौन नहीं थे। तो दोस्तों इसका आपको जवाब आंसर कमेंट करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, सहदेव सिंह, उमानाथ वर्मा, ब्रजभूषण सहाय और फणींद्र नाथ घोष। तो इसमें से कौन गया षड्यंत्र केस में शामिल नहीं था, ये आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।